Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 15, Block 5 MPCE 046, that is Applied Positive Psychology students. This video is for you guys. एक फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ, बाकी के पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा एंड वीडियोस आर कनेक्टेड, सो अगर आप एक प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड उसके पीछे का प्ले होना शुरू हो जाएगा और सजेशन में आ जाएगा, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं. नाउ 15.4 जो स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. पहली बात, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस है भी या नहीं है. आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्ट्रेस है, और अगर है तो उसके स्ट्रेसर्स कौन से हैं. स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स वो फैक्टर्स है जिसने स्ट्रेस कॉज किया है आपके अंदर. लेवल ऑफ स्ट्रेस भी अलग अलग होता है. कितना स्ट्रेस है आपको, और जब आप एक बारी आइडेंटिफाई कर लेते हो वेरियस जो भी स्ट्रेस के साइंस और सिम्टम्स हैं, तो वो भी अलग अलग लेवल के होते हैं. जैसे कि फिजिकल साइंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, ये सारे स्ट्रेस के साइंस एंड सिम्टम्स कैटेगराइज किए गए हैं. तो अगर हम फिजिकल साइंस के बारे में बात करें जो हमारी बॉडी में हमें समझ में आएंगे, वो क्या होगा? हार्ट रेट चेंज होना, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट में फ्लक्चुएशन आना, कभी ज़्यादा होना या कम होना, देन डायबिटीज़, स्लीप प्रॉब्लम, स्टमक अपसेट, एक्स, headaches, frequent cold and or infections, muscle tension, changes in menstrual cycle and libido. साइकोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करें तो डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड ट्रबल्स इन रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग और वरीज, ये वाली चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली मिलेंगी. देन इमोशनल साइंस में क्या आ जाएगा? बीइंग एंग्री, मूडी, इरिटेबल, सैड, एंग्जियस और फ्रस्ट्रेटेड. बिहेवियरल साइंस के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा? पुअर सेल्फ केयर, नॉट हैविंग टाइम फॉर द थिंग्स यू एन्जॉय, और टेकिंग टू ड्रग्स एंड अल्कोहल टू कोप, स्मोकिंग, ओवर ओवर ईटिंग, गैम्बलिंग, एक्सेसिव इंटरनेट यूज़. ये सारी चीज़ें बिहेवियरल साइंस में आ जाएंगे. ये स्ट्रेस जिनको होता है उनमें ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं. जब आपने एक बार स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई कर लिया, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लिया जिसने स्ट्रेस किया, या कोई एक्टिविटी, या फिर रिलेशनशिप में अगर कुछ चल रहा है, या कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, या साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम हुई है आपको, ये सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. स्ट्रेसर्स किसी जगह से भी हो सकते हैं, जैसे आपके स्कूल से हो सकते हैं, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, लीगल मैटर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी लिविंग सिनेरियो हो सकता है जिस सर्कमस्टांसिस में आप रहते हैं. नाउ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस को असेस कैसे कर सकते हैं आप? क्या कोई टेस्ट होते हैं? येस, ऑफ कोर्स कुछ टूल्स हैं. पहला है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल. ये प्रैक्टिकल में भी होता है, इसको पीएसएस के नाम से जानते हैं. ये आपका कितने लेवल का किसी इंडिविजुअल में स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस ये मेजर कर लेता है किसी भी इवेंट में अगर उसको है तो. बाकी जो टूल्स हैं वो है लेड्स, LEDS. इसका फुल फॉर्म है लाइफ इवेंट्स एंड डिफ़िकल्टी शेड्यूल. ये ब्राउन एंड हैरिस ने दिया था. एंड देन स्ट्रेन करके एक टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन्वेंट्री. ये स्लेविच ने दिया था. एंड देन नेक्स्ट इज TSST. ये है ट्रायर सोशल स्ट्रेस टेस्ट, जो किर्स बॉम ने दिया था. ये स्ट्रेस असेसमेंट हमने जब कर लिया, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है. उसके भी हम स्टेप्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा, इन टेस्ट्स के अलावा, हमारे पास कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि क्वेश्चनर हो गया, चेकलिस्ट हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए. इंटरव्यू किससे? जिस पर्सन को स्ट्रेस है और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे, सिग्निफिकेंट अदर्स कहते हैं उनको. तो उनसे आप क्वेश्चनर एंड ये सब करके इंटरव्यू लेके पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेसर क्या है और किस लेवल तक का स्ट्रेस है और क्या हो रहा है. स्ट्रेस जो होता है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास इशू क्या है, लॉन्ग टर्म इशू है कि शॉर्ट टर्म इशू है. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस इंसान ने जिसको स्ट्रेस है वो किस तरह से उसको परसीव कर रहा है. हैंस सेली ने स्ट्रेस के बारे में बोला था कि स्ट्रेस इज़ ए परसेप्शन.
अब इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं जो हम जिस पे फोकस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ फोकसिंग ऑन फिजिकल एस्पेक्ट एंड ब्रीदिंग। हम फिजिकल एस्पेक्ट पे अगर फोकस करके देखें और ब्रीदिंग वाली टेक्निक सिखा दें क्लाइंट को, तो वो कुछ लेवल तक इसको हैंडल कर सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि वो हम जो भी एक्टिवेटिंग काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी दिमाग का काम कर रही हूँ तो ये एक्टिव काम है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। और जो भी आपका भागना दौड़ना खेलना, कुछ काम करना जिसमें आपको अटेंशन की ज़रूरत है, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कामिंग सिस्टम होता है, यानी आपको शांत करके रखने वाला सिस्टम होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। सो एक तरह से बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, तो अगर स्ट्रेस हमेशा रहेगा तो वो आपको एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है। सो स्ट्रेस को काम करने के लिए हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस की प्रॉब्लम को हैंडल कर पाते हैं, हम अपने इश्यूज़ को ढंग से हैंडल कर सकते हैं, हमें शांत करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अभी इसीलिए इन्होंने फिजिकल एस्पेक्ट एंड ब्रीदिंग के बारे में बात की है कि पहले हम अपनी बॉडी में होने वाले सिम्टम्स पे वर्क करें। पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। जनरली अगर आप में से किसी ने भी थेरेपी ली होगी कभी, या कुछ पढ़ा होगा, या किसी थेरेपिस्ट से इंटरेक्शन हुआ होगा, सो वो जनरली अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे ये होता है कि ये दोनों फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसमें कौन-कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज शामिल हो सकती है? एरोबिक, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, राइडिंग बाइसाइकिल, प्लेइंग सॉफ्ट बॉल्स और टेनिस, इस तरह के गेम्स। सो ये हमारे एक्सेसिव स्ट्रेस लेवल को डील करने में हेल्प करता है। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी हार्ट की जो कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। और जो हार्ट का रेट है उसको भी हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारा मेंटल डाइवर्जन हो जाता है, जो भी प्रेशर है हमारी लाइफ में उससे। सो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ए गुड थिंग। सो ये हमें कोप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में आता है जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, GPMR कहते हैं इसको। ये स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड है, जो मैंने ऑलरेडी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अच्छे से समझा दिया, उसी के ऊपर बताया गया है लॉजिक कि अगर हम अपने मसल ग्रुप को टेंस करके रिलैक्स करें तो ये हमारा एक स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हमें स्मूथ हमें रिलैक्स करने में ये हेल्प करता है सिस्टम। सो जब इसमें क्या करना होता है, हम ब्रीद इन करते हैं, अपनी ब्रीदिंग के बाद जब आपने इनहेल कर लिया, आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखते हो एंड ड्यूरिंग दैट और फिर आप रिलैक्स करते हो। जब आप ये ब्रीदिंग कर रहे हो तो इनहेलेशन, होल्डिंग एंड रिलैक्सिंग, उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी करते हैं 16 मसल ग्रुप्स का। 16 मसल ग्रुप्स कौन कौन सी हैं? हमारे आर्म्स, हैंड्स, शोल्डर, नेक, फोरहेड, आई, स्कैल्प, जॉ माउथ, चेस्ट, ट्रंक, स्टमक, लोअर बैक, बटक्स, थाई एंड फुट काफ, ये वाली मसल्स होती हैं। सो आपको इसी तरह से लर्न करना होगा। इसमें जो दिए हैं, ये पूरी टेक्निक दी है कि आपको क्या करना है। तो इन्होंने हमारे आर्म्स से शुरू किया है, तो आर्म्स में आपको क्या करना है, अपने आर्म्स को फोल्ड करना है टुवर्ड्स योर शोल्डर एंड उसको थोड़ी देर वैसे ही रखना है, कुछ सेकंड्स, एंड देन उसको रिलीज़ कर देना है। जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तब आप एक्सहेल करेंगे, जब आप इसको मूव करके लेके आ रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे। सो इस तरह से आपको जब आप टाइट कर रहे हैं तो इनहेलेशन होना चाहिए, जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तो एक्सहेलेशन होना चाहिए, और जब आप होल्ड करके रख रहे हैं तब आपको ब्रेथ भी होल्ड करके रखनी है। फिर आपने ऐसे ही मुट्ठी बांधनी है एंड देन मुट्ठी खोलनी है। वो देन शोल्डर्स को आपको कान की तरफ ऊपर उठा के लेके जाना है, थोड़ी देर उसी पोजीशन में रहना है, फिर छोड़ देना है। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं वैसे। अपने नेक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपने हेड को पीछे की तरफ धक्का मारे, थोड़ी देर उसी पोजीशन में रहें एंड देन वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। फिर अपने चिन को नीचे चेस्ट की तरफ दबाएं और थोड़ी देर वैसे ही रहें, उसके बाद फिर सीधे पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद फिर आपके चेस्ट को अंदर की तरफ जब ब्रीद इन करते हुए आप अंदर ले चेस्ट को, एंड देन थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद छोड़ दें और फिर रिलैक्स करें। स्टमक को भी ऐसे ही करना है, अंदर आपको पुल करना है
थोड़ी देर होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स करना है। थाइज मसल में क्या करना है, आपकी दोनों नीज को आपस में पास पास लाना है, बिल्कुल जैसे जोड़ लेते हैं ना दोनों टांगे, वैसे जोड़ के रखना है एंड देन फिर अपने दोनों लेग्स को दूर लेके जाना है बैठे बैठे। फिर बटक्स को स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स करना है। देन फीट का बताया है कि फीट में भी आपके जो वो पैरों की उंगलियां हैं उनको ऊपर की तरफ उठाना है टुवर्ड्स द स्काई, ऐसे करके उसको होल्ड करना है उस पोजीशन में एंड देन उसको रिलीज कर देना है। फिर आपकी हील्स से आपको ज़मीन को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है एंड देन रिलीज कर देना है। फिर आपके दोनों आर्म्स को आपको रब करना है, ऐसे जैसे आप सर्दी में हाथ दोनों मलते हैं वैसे ही मलना है। फिर अपनी दोनों आईज पे रखना है एंड स्लोली स्लोली फिर अपनी आंखें खोल देनी है हाथ हटा के। सो ये जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक थी। नाउ योगा एंड मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। योगा जो है, मेन एम जो योगा का होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इसलिए योगा जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है इंटरनेशनली। योगा डे भी मनाया जाता है। सो योगा जो है, इससे हो क्या रहा है, हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम अपने इनर अवेयरनेस को जान पाते हैं। इट हेल्प्स अस इन गेनिंग इनर अवेयरनेस। हम अपने अंदर अंतर मन को पहचान पाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस को हम अटेन कर पाते हैं और इसको हम मोक्ष नाम से जानते हैं। सो योगा जो है ये वो प्रैक्टिस है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी एंड ये युज एक वर्ड है उससे ड्राइव हुई है, संस्कृत वर्ड है युज, उससे ड्राइव हुई है। इसका मतलब होता है यूनाइट, यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बॉडी। तो अब हमारी बॉडी और हमारे कॉन्शियसनेस को का यूनियन होता है योगा। सो जब हम प्रैक्टिस लेवल पे देखें तो योगा में आसन आते हैं, मतलब बॉडीली पॉस्चर्स, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड ध्यान मतलब कि मेडिटेशन। ये 3 चीज़ें योगा के अंदर आती हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तरह तरह की टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारे टाइप के योगा भी हैं, जैसे कर्म योग, जन जनन योग एंड देन भक्ति योग। इसको भगवत गीता में भी इन योगा के बारे में बताया गया है। तो कर्म योग होता है पाथ ऑफ एक्शन, जनन योग होता है पाथ ऑफ नॉलेज एंड भक्ति योग होता है पाथ ऑफ डिवोशन। सो ये अलग अलग पार्ट है। और भी अष्टांग योगा भी है जो महर्षि पतंजलि ने बताया था। उन्होंने 8 लिम्स जो स्टेप्स इसमें होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, वो इसमें बताए गए हैं, इसलिए अष्टांग, अष्ट मतलब 8, अष्ट, अष्ट मतलब 8। तो अष्टांग योगा वहीं से निकला है। बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ योगा भी है, जैसे राजयोग, सहज योग, क्रिया योग, हाथ योग, कुंडलिनी योग, ये वाले भी होते हैं जो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुओं ने बताए हैं। अष्टांग योगा जो है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है कि ये 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म धर्म धरण, ध्यान एंड समाधि। और ये कैसे स्टेप वाइज आपको ऐसे ऊपर जाना होता है, मतलब पहले यम सीखते हैं आप, फिर नियम सीखते हैं, फिर आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ऐसे करके ऊपर ऊपर चले जाते हैं। सो आपका मेंटल स्टेट कैसा होता है, पहले जब शुरुआत करते हैं तो हमारा माइंड केओटिक होता है, बहुत हलचल मच रही होती है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में जब आप धीरे धीरे आगे ऊपर लेवल पे बढ़ रहे होते हैं, आप स्ट्रेस फ्री माइंड हो जाता है। फिर माइंड कैपेबल ऑफ बीइंग फोकस्ड ऐसा बन जाता है, आप फोकस कर पाते हैं। देन फोकस्ड माइंड अचीव हो जाता है, देन कम्प्लीटली काम माइंड होता है। सो ये इस तरह से अष्टांग योगा से ये बेनिफिट्स हैं। नाउ दूसरा मेडिटेशन के बारे में अब हम बात करें, जिसे हम ध्यान भी कहते हैं मेडिटेशन को। इसका मेन एम क्या होता है, हमारे माइंड को शांत करना, हमारे इनर अवेयरनेस तक हमें लेके जाना। हम स्पिरिचुअली एनलाइटनड हो जाते हैं, हम ज़्यादा बेटर इंसान बन जाते हैं, मतलब ही नहीं रह जाते या मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके साथ सबके बारे में सोचते हैं। हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, अपनी हेल्थ एंड वेलबींग को एनहांस कर पाते हैं। और बहुत टाइप के मेडिटेशन हैं वैसे। तो ये तो मेडिटेशन का टॉप मतलब इसका डेफिनेशन बताया इन्होंने कि मेडिटेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है, कि हम एनलाइटनड होते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं अपने बारे में, हमारी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग सब अच्छी हो जाती है, हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। तो मेडिटेशन के अगर टाइप्स देखें तो पहला है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, जहाँ पे हम अवेयरनेस अपने थॉट के बारे में गेन करते हैं, अपने इमोशन के बारे में अवेयरनेस को गेन करते हैं। और एट प्रेजेंट मोमेंट जो हमारे दिमाग में एट प्रेजेंट जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उससे हम अवेयर होते हैं, लेकिन
हम उनको जज नहीं करते, यानी हम उसमें अपने इमोशंस लेके नहीं आ जाते कि अब इस थॉट से मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप उस युद्ध में कूद पड़ो थॉट में, ऐसा नहीं करते हैं। जो आपके दिमाग में थॉट आ रहा है आप सिर्फ उसको वॉच करते हो एज अ ऑब्जर्वर कि दिस इज़ द थॉट, एंड आप उसको बिना जज किए उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन अपना फोकस फिर से आप मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस पे लेके आ सकते हैं फ्रॉम ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड मतलब जनरली हम क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक से बहुत सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं, ये इसकी उसकी, इस दोस्त की, उस रिश्तेदार की, पता नहीं जाने क्या क्या, किसी के जानवर की, सब कुछ एक्स एक्स वाई जेड सब कुछ चल रहा होता है दिमाग में। सो अब ये ऑटो पायलट मोड होता है हमारे दिमाग का, जो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस करता रहता है, बिकॉज माइंड इज़ ए गुड वर्ड मशीन, इट्स वर्क इज़ दिस ओनली। तो वो तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, बट देन हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग हमारी रियल लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी घट जाती है, हम क्वालिटी नहीं दे पाते। दैट इज़ वाई मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, हम उस मोमेंट में चले जाते हैं। ये वाली जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, ये बुद्धिस्ट टीचिंग में भी बताई गई है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैबट जिन ने बताए थे 1990 में। उन्होंने बोला था हम हम जब माइंडफुलनेस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें नॉन जजमेंटल होना पड़ता है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम नॉन जजमेंटल होना प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम नॉन जजमेंटल एक्चुअली होने लगते हैं और हो जाते हैं। एंड देन हमारे अंदर पेशेंस आने लगता है, हम ओपन माइंडेड हो जाते हैं, हमें ट्रस्ट होता है, और हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमारे पास है, और हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, जो हमारे काम की नहीं है उनको हम लेट गो कर देते हैं, बेमतलब में परेशान नहीं होते। तो माइंडफुल ब्रीदिंग अब हम कैसे करेंगे? माइंडफुल ब्रीदिंग, क्योंकि माइंडफुल मेडिटेशन में माइंडफुल ब्रीदिंग भी आती है। तो माइंडफुल ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, आपको आराम से सीधा बैठ जाना है, रिलैक्स्ड पोस्चर में, अपनी आइज़ क्लोज कर लेनी है, और आपको आपकी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपको उसको कंट्रोल नहीं करना, अपनी ब्रीदिंग को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्रीदिंग जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बस उस पे फोकस करना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि आपके माइंड में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, उनको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है विदाउट जजमेंट, एंड देन ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर ब्रीदिंग। फिर से अपनी अटेंशन को खींच के ब्रीदिंग की तरफ ले आएं। सो ये क्या करता है, इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, और ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आप गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन में आपको क्या, कोई साउंड को चैंट करना है, वो कोई सेंटेंस भी हो सकता है, ए फ्रेज भी हो सकता है, एक दो लाइन की प्रेयर भी हो सकती है। आप इसको लाउडली भी बोल सकते हो या क्वाइटली मन में भी बोल सकते हो। और ये ज़्यादातर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखने को मिला है कि ये मंत्र मेडिटेशन होता है, एंड ये डीपर कॉन्शियसनेस तक हमें लेके जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसमें भी चैंटिंग ही होती है, मंत्र को चैंट कर सकते हैं आप, और स्पेसिफिकली जो इसको प्रैक्टिस करता है उस पर डिपेंड करता है वो कौन सा मंत्र या कौन सा वर्ड चैंट करना चाहता है। और इसका यही है कि आप जो स्पेसिफिक चैंटिंग है उसके बियॉन्ड ट्रांसडेंट हो जाते हैं, आप चेंज, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है। गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, इसमें आपको आइज़ क्लोज करके बैठना है और कुछ इमेजेस को विजुअलाइज करना है, मतलब देखना है, कुछ इमेजेस के बारे में सोचना है। और ऐसी इमेजेस के बारे में सोचना है जो रिलैक्सिंग है, जो आपको शांत कर देती हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोच के हम शांत फील करते हैं। सो गाइडेड मेडिटेशन में आपको यही करना है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है, ऐसी इमेजेस के बारे में जिसको सोच के आप रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट इज लव काइंडनेस मेडिटेशन। इसको मेटा मेडिटेशन भी कहते हैं। मेटा मेडिटेशन क्या होता है, ये फोकस करता है कि हम लव और काइंडनेस को जनरेट करें और स्प्रेड करें अपने आसपास। सो आपको अंदर ऐसा ऐसा फील करना है कि आपके अंदर से लव एंड काइंडनेस जनरेट हो रही है, आप पूरे फुल लव एंड काइंडनेस से भर गए हैं। नाउ आप उस लव एंड काइंडनेस इतनी सारी है आपके अंदर कि आप सब जगह स्प्रेड कर रहे हैं। सो इसमें एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन की फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। एक है विपासना मेडिटेशन, ये बहुत पॉपुलर है, कई लोग जाते हैं 10-10 दिन के कोर्स के लिए। तो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें हम फोकस करते हैं, रियलाइज करते हैं बॉडी माइंड कनेक्शन को, हम माइंड और बॉडी का कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं विपासना मेडिटेशन में।
नेक्स्ट इज चक्रा मेडिटेशन, जिसे व्हील मेडिटेशन भी कहते हैं। इसमें 7 चक्रास होते हैं और हर एक चक्रा की अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये जो इनको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, बेसिकली जो चक्रास हैं इनको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं बॉडी के। ये हमारे अंदर का स्ट्रेस रिलीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब आप इस तरह का मेडिटेशन करते हो, आप में अवेयरनेस क्रिएट कर देता है एंड आपकी लाइफ में हार्मनी ब्रिंग करता है। तो ये 7 चक्रास कौन कौन से हैं, इनको प्लेक्सस के नाम से भी जानते हैं। रूट चक्रा, मूलाधार कहते हैं जिसको। सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना कहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको नाभि चक्रा कहते हैं। हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। तो ये हैं, आप इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हैं, हिंदी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। और यहाँ पे इन्होंने देखिए फिगर में समझाया भी है कि कौन से चक्रा से आपको क्या मिलेगा। तो ये 7 चक्रा, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि पूरी नहीं आ रही थी। ये देखिए हाथ में भी हमारे चक्रास का होता है पॉइंट। ये देखिए कई तो हमारी फिंगर के टिप्स में है, इन फिंगर्स में जा रहा है, एंड 7th वाला बीच में है, एंड फर्स्ट वाला यहाँ पे है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिडिल फिंगर में है, एंड देन लिटिल फिंगर में 4th है, इंडेक्स फिंगर पे 5th है, एंड देन रिंग फिंगर पे 6th है, एंड सेंटर में 7th है। सो ये हमारे चक्रास होते हैं। इनसे हमें बताया गया है कि अगर आप यहाँ से देखें कुंडलिनी एनर्जी, ये कुंडलिनी एनर्जी होती है हमारी। मूलाधार चक्रा के बारे में बताया है। और इस साइड अगर देखें यहाँ पे ये भी बताया कि एओर्टिक, सोलार, कार्डियक, सर्वाइकल, ऑप्टिकल एंड लिम्बिक, ये वाले हो गए। एंड देन यहाँ से ये बताया कि कौन से चक्रा से क्या फ़ायदा। जो फर्स्ट चक्रा है इनोसेंस, देन सेकंड है क्रिएटिविटी, थर्ड है पीस एंड डायनमिज्म, फोर्थ है कॉन्फिडेंस, लव एंड सिक्योरिटी, फिफ्थ है कलेक्टिविटी एंड डिप्लोमेसी, देन सिक्स्थ है फॉरगिवनेस, सेवेंथ है इंटीग्रेशन। सो ये इनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ये प्लेक्सेस हैं एंड उनकी क्वालिटीज़ बताई हैं। नेक्स्ट इज फोकस्ड मेडिटेशन। फोकस्ड मेडिटेशन या किसी चीज़ कॉन्सेंट्रेट करना किसी सेंस ऑर्गन की हेल्प से, एनी ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं, या कान वाले सेंस ऑर्गन को यूज़ करेंगे तो आप किसी म्यूज़िक को सुन के कर सकते हैं। टच वाला यानी कि आप किसी बॉल या माला को पकड़ के उसकी बॉल्स को काउंट करके, वो टच वाला मेडिटेशन हो गया है ना, क्योंकि फोकस्ड है मतलब आपको जो ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी एक ऑर्गन को पकड़ के फोकस करना है। आइज़ के लिए कैंडल फ्लेम को करके कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही फ्लावर को यूज़ करके कर सकते हैं। सो ऐसे आप अपने पूरे सेंस ऑर्गन्स में जिसको भी पकड़ के आप फोकस करना चाहते हैं उसको करके आप फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपका फोकस शिफ्ट होता है वाइल डूइंग दिस, कॉन्सेंट्रेट करते टाइम, तो दोबारा आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन वापस लेके आना है, अपना ध्यान वापस उस ऑब्जेक्ट पे लेके आना है आपके मेडिटेशन के टाइम पे। मूवमेंट मेडिटेशन होता है जो मूवमेंट, जब आप मूवमेंट करते हुए करते हैं, जैसे आप कोई काम करते हुए कर रहे हैं, मे बी गार्डनिंग करते टाइम आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई मतलब किसी काम पे बिल्कुल ध्यान लगाना, उसके अलावा आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। वॉकिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं मोशन से रिलेटेड, वो हो जाएगी। नेक्स्ट इज बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होता है? बायोफीडबैक वो फीडबैक है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उसके बारे में हमें बताता है, हमें इन्फॉर्म करता है बायोफीडबैक। सो ये वो टेक्निक है जहाँ पे होता क्या है कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी ना अनकॉन्शियसली ही कुछ कुछ सिम्टम्स शो करती है। हार्ट रेट बढ़ना, ब्रेन वेव्स में कुछ चेंज आना, है ना, कुछ चेहरा रेड हो जाना, कान लाल हो जाना, ये वाली चीज़ें, गर्म हो जाना। सो ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो आपको कॉन्शियसली इसको नोटिस करना है। तो जब आप कॉन्शियसली नोटिस करते हो तो आपकी अवेयरनेस में जैसे ये चीज़ आ जाएगा, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको रेगुलेट करके नॉर्मल पे ला सकते हो। सो इन्होंने यही चीज़ बोला है कि बायोफीडबैक में यही होता है कि ये वो टेक्निक है जो हमारे अनकॉन्शियस या इनवॉलंटरी बॉडीली प्रोसेसेस जो होते हैं, हमारी सेंसेस से हमें पता चल जाते हैं, या वो उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्शियस मेंटल कंट्रोल कर सकते हैं उसका। एंड हमारा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रिड्यूस हो सकता है, या जब हम कैसे
जब आपने नोटिस किया सपोज़ कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ना डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जैकॉब्सन टेक्निक जो ऊपर पड़ी थी। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि बॉडी तो नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है, तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रिड्यूस हो जाएगा। डॉक्टर जेम्स वी हार्ट ने एक न्यूरो फीडबैक के बारे में भी बताया था, जो ये फीडबैक होता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी का। और इस ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है जो भी हमारे कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। सो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हर जगह पे सिग्नल आते हैं। तो न्यूरो फीडबैक जब आता है, न्यूरो का नाम आता है, यानी कि ये कॉग्निशन और अफेक्टिव प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, एंड फिर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 15। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और बेनिफिशियल लगा होगा। So keep watching and thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.